अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मुझे कहते हैं मोहम्मद एजाज बशीर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। दुनिया में जो कौमें भी तरक्की करती हैं उनमें एक चीज़ कामन आपने देखी होगी कि उन्होंने लगन, शौक़ और इसके साथ साथ अपने काम के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ मोहब्बत उनका एक वतीरा रहा होगा। हमारे मुल्क पाकिस्तान की ये अजीम शान यही पहचान है कि जब भी कोई लोग इस मुल्क में जब भी वफादारी के साथ किसी डिपार्टमेंट में वो मौजूद होते हैं तो वो अपनी मौजूदगी का जो उनका इजहार होता है, जो एहसास होता है, वो अपने काम से दे रहे होते हैं। ज़माने में एक चीज़ मशहूर है कि जो लोग मेहनत करते हैं अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ अता फरमाता है। जो लोग किसी अपने मुल्क के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ वफा करते हैं तो वो एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने प्रोफेशन की, अपने मुल्क की बाग दौर संभालते हैं और उसकी बुलंदियों तक अल्लाह ताला उनको लेके जाता है। यही वजह है कि कुछ मुल्क पाकिस्तान में ऐसा भी हमने देखा है कि जो एक गरीब घराने से जो लोग उठते हैं और अपनी मेहनतों के बलबूते पे, और उनके साथ कोई बैकग्राउंड नहीं होता, उनके साथ कोई उनकी जो उनके फैमिली में, जो उनके ख़ानदान में कुछ लोग हाई पोस्ट पे नहीं होते, की पोस्ट पे नहीं होते, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी लगन उनको इस काम तक लेके जा रही होती है और इससे जो उनके जो काम हो रहा होता है, जो अपनी जॉब हो रही होती है, जिस डिपार्टमेंट में वो लोग एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उसकी वो एक दिन बाग दौड़ संभालते हैं। यही वजह है कि मुल्क पाकिस्तान की हर सतह के ऊपर नुमाइंदगी करने वाले, हर दुनिया के हर मुल्क में नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तानी मौजूद होते हैं। और ये कौन से पाकिस्तानी हैं? ये वो पाकिस्तानी हैं कि जिन्होंने अपनी मेहनतों के साथ अपने आप को प्रूव किया है। वो लोग सेल्फ मेड होते हैं। वो जो पाकिस्तान में रहते हैं और अब बेशक उनको पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होती, पाकिस्तान में वो लोग रह रहे होते हैं तो उनको ऐसी स्किल्स वो अपने साथ रख रहे होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में ऐसे मौके उनको नहीं मिल रहे होते। यही वजह है कि वो लोग यहाँ से शिफ्ट होकर फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और उन्हीं की वजह से पाकिस्तान रोशन है, उन्हीं की वजह से पाकिस्तान कायम दायम है। वो जब फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे रेमिटेंसेस जमा करते हैं और पाकिस्तान भेज रहे होते हैं। और ये वही उन्हीं की रेमिटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए इंसान यहाँ पे लगाता है और हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे खर्च करती है। यही वजह है कि पाकिस्तान की ज़र मुबादला में एक जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो हमारे बहन, वो हमारे भाई जो हमारे बाहर होते हैं, वो अपने रेमिटेंसेस पाकिस्तान में शेयर करते हैं, जिसकी वजह से एक पाकिस्तान की एक, मैं ये समझता हूँ किसान है कि एक खतीर जो रकम होती है वो यहाँ पर जमा हो जाती है। मुझे कहते हैं मोहम्मद एजाज बशीर, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान JNN टेलीविज़न से। आज के जो मेरे मेहमान हैं इस स्टूडियो में, आज के प्रोग्राम में हम उनसे बातचीत करेंगे कि जो जिस कम्युनिटी से वो ताल्लुक़ रखते हैं और उस घराने में और उस कम्युनिटी में आखिर ऐसे कौन से टैलेंटेड लोग हैं और आखिर उन्होंने कितनी मेहनतें की हैं जो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मेरी इमराज जनाब मोहम्मद ईसा बुज़दार, सदर आल पाकिस्तान बुज़दार इत्तेहाद से हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ठीक है बुज़दार साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले हम आपको वेलकम कहते हैं और हम आपसे ये पूछेंगे कि जो बुज़दार इत्तेहाद है, बुज़दार इत्तेहाद असल में है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया। आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें मौका दिया है कि बुज़दार इत्तेहाद के प्लेटफार्म पे हम आके अपना मौक़िफ़ बयान करें और सारे पाकिस्तान, सारे दुनिया के अंदर जो हमारा पैगाम है, हमारे बिरादरी का, हमारे बुज़दार का, जो हम काम कर रहे हैं वो सबको पता चले। तो ये पहली मर्तबा है कि आप लोगों ने, आपके चैनल की वजह से हम यहाँ आए हैं और अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। जी। तो हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बुज़दार इत्तेहाद में अगर ऐसी हर जो भी इत्तेहाद होता है, जो भी तंजीम साजी होती है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसकी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जनाब, गुजारिश है कि सबसे मैं आपको बता दूं कि बुज़दार बिरादरी के हवाले से मंशूर क्या है, बुज़दार क्या है, कहाँ से है, कहाँ पे आबाद हैं, हमारा चीफ ऑफ तमन सरदार कौन है, और तमाम चीज़ों से मैं सबसे पहले आपको आगाह करूं ताकि तमाम ये हमारे नाज़रीन हैं वो भी देखें, वो भी सुनें। जनाब, बुज़दार एक बलोच कौम का एक कबीला है जो रंद कौम के साथ उसका ताल्लुकदारी है। हमारा चीफ ऑफ तमन बुज़दार सरदार फ़तेह खान बुज़दार था। उसके बाद अब हमारा जो मौजूदा चीफ ऑफ तमन बुज़दार है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार मोहम्मद उस्मान खान बुज़दार साहब हैं। तो हमारे जो बुज़दार हैं वो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4 सूबे में आबाद है और हमारा ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक कबायली जो कबाइल है उनमें शुमार होता है। हमारा जो बेस है वो भारती में है और तौसा के करीब भारती का इलाका है, वहाँ पर हमारे बुज़दार कौम लाखों में आबाद है। उसके अलावा
हमारे बुज़दार बिरादरी छोटी जरीन में आबाद है, और मुल्तान में है, डीजी खान में है, राजनपुर में है, लाड़काना सिंध में है, घोटकी ज़िले में है, और दादू ज़िले में है, और अपना ये है टंडो मोहम्मद खान में है, टंडो अलियार में है, सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में है, और इसी तरह एरियाज में अगर बुज़दार फैमिली है। ये तो मैंने सिंध बताया, ये मुख्तसर बताए हैं, और बलूचिस्तान में है, सिब्बी में है, और भागनाड़ी में है, अलोरा लाई में है, और बहुत सारे जगह अक्रॉस पाकिस्तान आप लोग वहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन सिंध में आपके जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, सिंध में सूबाई गवर्नमेंट पीपल पार्टी की है, तो पीपल पार्टी ने बुज़दार फैमिली के लिए क्या किया, और जिससे अभी तक से सिंध के लोगों के मसाइल क्यों नहीं हल हुए? सही गुजारिश है कि वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सर में है, वो पॉपुलर एक तंजीम है सिंध सूबे के हवाले से, तो वहाँ पर वक्तन बवक्तन बुज़दार कबीले को चांस मिलता रहा है। हमारा सिंध में है, सिंध के अंदर जो बुज़दार बिरादरी का सरदार है सरदार रहीम बख्श खान बुज़दार, नवाब कैसर खान बुज़दार के बाद जो है सरदार रहीम बख्श खान बुज़दार है, वो पहले MNA भी रह चुके हैं, MPA भी रह चुके हैं, तकरीबन 7-8 मरतबा वो कौम सूबाई असम्बली के मेंबर रह चुके हैं। तो इसके बाद हमारा एक बुज़दार फैमिली से ताल्लुक़ रखता है पनवाकिल में, तो उसको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने MPA का टिकट दिया था, और गुलाम मुस्तफ़ा खान बुज़दार साहब इसी तरह, और हमारे दादू में सरदार दूर मोहम्मद खान बुज़दार साहब और सरदार कादिर बख्श खान बुज़दार साहब, वो सियासी तौर पर वहाँ पर एक्टिव हैं, और लाड़काना में हम एक्टिव हैं, और भी दोस्त हमारे एक्टिव हैं, तो वो अपने अपने तरीके से वहाँ पर एक्टिव हैं। पीपल्स पार्टी में सिर्फ नहीं है, वो पाकिस्तान मुस्लिम नून में भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी हैं, वो जमीयत उलमा इस्लाम में भी हैं, और तमाम पार्टियों के अंदर उनके जो है ना लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर अपना सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक़ है, और पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म पर। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिंध की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ पीपल पार्टी के ऐसे रहनुमा हैं जो बुज़दार फैमिली से हैं, जी। और जब यहाँ पंजाब की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपके CM साहब जो हमारे हैं जी उस्मान बुज़दार साहब खुद ही हैं। तो बुज़दार फैमिली अपने यहाँ पे समाजी रहनुमा भी हैं, और किस तरह देखते हैं कि गवर्नमेंट में रहते हुए गवर्नमेंट के बाहर आप कैसे लोगों की खिदमत करते हैं? गुजारिश है कि सबसे पहले तो हम इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं कि इमरान खान ने तो सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन बतौर एक बुज़दार हम बतौर कौम बुज़दार के हम शुक्रगुजार हैं इमरान खान के। तो उसने बुज़दार कौम को एक पहचान दिया, एक नाम दिया, क्योंकि इससे पहले लोगों को पता नहीं था कि बुज़दार कौन है। तो सदर उस्मान खान को जब उसने नामजद किया बतौर वज़ीर आला, एक सदर उस्मान खान एक पसमानदा इलाके से उनका ताल्लुक़ है। मैं आपको एक बात बता दूं कि सदर उस्मान खान के गांव में पहले बिजली भी नहीं था, वो रास्ते भी नहीं थे, वो रोड भी नहीं थे, वो हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं थे। तो उसने सराइकी बेल्ट में एक बलोच कौम के एक चीफ ऑफ तुमन बुज़दार को उसने CM पंजाब नामजद करके, और उसने सिर्फ बुज़दारों पे ऐसा नहीं किया है, बुज़दार खुश नहीं है, उसमें पाकिस्तान के चारों सूबे खुश हैं। जो पंजाब के अंदर बलोच कौम है वो भी इसमें खुश हैं, सिंध के अंदर जो भी बलोच कौम है वो भी उससे खुश हैं, और आप ये बात देखें बलूचिस्तान के अंदर जो भी बलोच कौम है वो भी सरदार उस्मान खान के CM बनने के बाद वो इस गवर्नमेंट से खुश हैं कि इमरान खान ने बहुत अच्छा इक़दाम लिया है, इससे 3 सूबे खुश हैं। आप जब देखें कि सरदार उस्मान खान जब जाता है अपना बलूचिस्तान में, तो वो पंजाब की तरह अपना बलूचिस्तान में भी वो बहुत सारे तरक्याती कामों के वो ऐलान करते हैं। वो ये नहीं देखते कि मैं पंजाब का CM हूँ, तो वो जब बलूचिस्तान जाता है ना तो वो देखता है कि वहाँ पर सियासी महरूमियाँ हैं या जो भी कुछ भी है वो उनको अपना समझता है, अपना भाई समझता है। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ पंजाब का CM नहीं हूँ, मैं सबका CM हूँ, सब मेरे भाई हैं। तो तमाम लोग सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के तमाम लोग इस बात से खुश हैं कि इमरान खान ने बहुत अच्छा फैसला किया कि सरदार उस्मान खान को CM पंजाब उसने नामजद करके एक अच्छा बेहतरीन फैसला दिया है, और वक्त साबित कर देगा कि इमरान खान ने जो फैसला किया है वो दुरुस्त और सही है। तो इमरान खान साहब जो फैसला किया वो दुरुस्त सही है, और इससे पहले 3 साल भी गुजर चुके हैं और आने वाले 2 साल भी गुजर चुके हैं। अब हम भी देखेंगे कि इमरान खान साहब को ये फैसला कितना अच्छा है और कितना दुरुस्त है। इससे पहले हम ये देखते हैं कि जो यहाँ पे हमारे सूबा पंजाब में बुज़दार साहब यहाँ पे CM हैं, तो बुज़दार साहब की वजह से उनकी प्रेजेंस की वजह से कैसे काम हो पंजाब में तो हमने दिखाई दे रहे हैं, इनकी वजह से सिंध में कैसे कैसे काम हुए हैं? सिंध में एक अखलाकी तौर पे उसने सबके दिल जीत लिए हैं। पाकिस्तान के तमाम बलोच, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारा बलोच कबाइल का जो भी हम बलोच हैं सबका जो है ना चाकर आज़म, मीर चाकर आज़म हिंद जो है ना वो सबका बलोचों का सिपा सालार है, उसका मज़ार है सत्तगढ़ और अपना उकाड़ा में।
सरदार उस्मान खान से पहले बहुत सारे बलोच रहनुमा मुख्तलिफ ओहदों पे रह चुके हैं, वज़ीर आज़म, सदर, गवर्नर, वज़ीर आला, मुख्तलिफ सूबों में वो आला ओहदों पर रह चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने वहाँ पर तवज्जो नहीं दिया है। आप थोड़ा देखें तो जब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब सीएम मुकर्रर हुए तो उसने ये ऐलान किया कि मैं अक्सर 9 से उस किले का तामीर कराऊंगा जो मीर चाकर आजम का जो किला है वो ज़बून हाली का शिकार था, जो ज़बून हाली का शिकार था, किसी का तवज्जो नहीं था, वहाँ पर उसने डेवलपमेंट के काम करवाए, दोबारा से वहाँ उसे जो है ना उसे का मरम्मत कराया, उसे ठीक हालत में लेके आ रहे हैं। ये आप ये देखें, ये तमाम बलोच इससे खुश हैं, जो भी बलोच रहनुमा है। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि वो पंजाब के अंदर रहकर सिंध के बलोचों को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन वो उसके इखलाक और उसके वजह से उसके बहुत सारे जो काम हैं तो वो खुश होते हैं कि ये हमारा बलोच है, इससे वो खुश होते हैं कि ये पंजाब का सीएम जो है हमारा बलोच है, हमारा बुज़दार है, और वो इस तरह के काम करता है ना तो उनको फ़ख्र होता है अपने। ये कुछ किसी का ज़ाती काम हो ना हो वो अलग बात है, ठीक है ना। अब जो बलूचिस्तान में जाता है वहाँ पर हॉस्पिटलों का ऐलान करता है और दीगर वो फलाही कामों के जो ऐलान करते हैं, तो ये पंजाब में बलूचिस्तान में वोट तो नहीं लेगा ना, वो अपने ये कबायली एक शख्स है और ये ख़ानदानी शख्स है और ये बलोच रहनुमा है, वो सबको अपना समझता है, वो सिंध के बलोचों को अपना समझता है, वो बलूचिस्तान के बलोचों को अपना समझता है, वो पंजाब के बलोचों को अपना समझता है, क्योंकि वो चीफ ऑफ तुमन बुज़दार है, जो इससे जो भी काम होते हैं वो फलाही तौर पे वो कर देता है। तो जब वो चाकर आज़म के मज़ार का उसने काम किया और यहाँ पर इसमें डेरा गाजी खान में मीर चाकर आज़म यूनिवर्सिटी का उसने क्याम किया है, तो इसमें तमाम बलोच कौम के जो लोग हैं उनके दिल उसने जीत लिए हैं, चाहे वो बलोच सिंध के हों, चाहे पंजाब के हो, चाहे बलूचिस्तान हो। गुरु नानक का मंदिर, वो तो बहुत सारे उसके काम हैं, वो तो बहुत सारे उसके फलाई काम हैं और काम हैं, लेकिन मैं वो काम वो बता रहा हूँ कि बलोच कबाइल जिससे जो खुश हैं मैं वो आपको बताता हूँ। पंजाब के जो हमारे जो पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, और जब वो एक डिग्री लेके बाहर निकलते हैं और उनको जब ये पता चलता है कि जितनी गवर्नमेंट्स ने जहाँ पे जॉब अनाउंस की हैं और समहाउ ये होता है कि कुछ जो पॉलिटिकली बेस के ऊपर उनके अपॉइंटमेंट हो रही होती है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी मतलब बैक नहीं होती, वो आगे नहीं बढ़ सकते, तो ऐसी सूरत में हालांकि वो लोग डिज़र्व कर रहे होते हैं, वो लोग मैरिट पे होते हैं, लेकिन उनके पीछे इशू ये है कि उनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, उनकी कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं होती। तो ऐसे लोगों की जब सुनवाई के लिए क्या बुज़दार साहब ने कुछ काम किए हैं? सही मैं आपको बता दूँ, हाल ही में अपना 4 तारीख को लाहौर में उसने एक खुली कचहरी का ऐलान किया था, जिसमें 400 लोगों से भी ज़्यादा लोगों के साथ उसने फर्दन मुलाकात की। लोग तो हज़ारों में आए थे, वहाँ पे हज़ारों में लोग आए थे, वो सारे पंजाब से वो लोग आए थे, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, ख़ास तौर पर जुनूबी पंजाब सराइकी बेल्ट से जो लोग आए थे, सबके साथ फर्दन मिला, जो वो सबके साथ अभी मिलता है, वैसे भी मिलता है, खुली कचहरियाँ हर डिस्ट्रिक्ट में लगा लेता है, ठीक है ना। तो अगर कोई बंदा जाता है जो इसका जायज़ काम होता है तो वो फौरी तौर पर उसका अहकाम जारी कर देता है, और तो वो उसका एक सियासी एक सिस्टम है, हम उसके सियासी सिस्टम पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हम बुज़दार कबाइल के एक इत्तेहाद के प्लेटफार्म से हैं, तो हम वो उस चीज़ पे बात करेंगे जो बुज़दार कम्युनिटी से उसका ताल्लुक होगा, हम उसी चीज़ पे बात करें, बाकी उसके जो सियासी काम है वो अपनी जगह पे है, ठीक है ना। लेकिन मैं वो आपको बताता हूँ, वो हर ज़िले में हर जगह पे वो खुली कचहरियाँ लगाता है, वो सबके साथ आम तौर पर मिलता है। वो आप वहाँ पर जाएँ अपना भारती में, मैं इस टीवी चैनल के जरिए से तमाम लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी जाए, जिस वक्त भी जाए, वो भारतीय के अंदर कोई भी सरकारी एक बंदा नहीं है वो सीएम हाउस में, जो उसका सिस्टम है 70 साल से पहले, 70 साल से पहले जो चला आता है जो सिस्टम, उसी तरह के उसके जाती लोग हैं, जाती अपने मुलाजिम है, अपने बरादरी के लोग बैठे हुए हैं, जो भी लोग आते हैं उनको अपने हिसाब से वो लोग उनके मसाले हल करते हैं। आप दीगर भी भारती ये कोई जगह का नाम है, भारतीय इलाका है, बुज़दारों का जो है ना इलाका है, अपना ये तौसा से आगे है, पहाड़ियों के ऊपर वो आबाद है, जहाँ पर बुज़दार कबाइल का वो बेस है, वो इलाका है। मीन के वहाँ पे जो उनका सिस्टम है, वो सिस्टम है, वहाँ किला है, वहाँ सरदारी हमारा जो है बंगला है, सरदार फतेह मोहम्मद खान चीफ ऑफ तुमन बुज़दार उसका राज, उसके पास सरदार दोस्त मोहम्मद खान, सरदार पाइन हुसैन खान, सरदार आशिक हुसैन खान बुज़दार साहब, या दीगर जो हमारे जो बड़े थे सरदार साहबान, वो सबका वो किला है, वो 70 सालों से वहाँ पर वो अपना काम करते आ रहे हैं। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, एक भी सरकारी मुलाजिम किसी भी महकमे से वो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊँगा साथ साथ कि ज़िंदगी में जब इंसान को ऐसी सिचुएशन वल्लाक होती है कि इंसान की 5 सीएम सब तक होती है या नहीं होती, हर इंसान का
और हर शहरी का यही शिकवा होता है कि जो यहाँ पे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जब इंतखाबात से पहले, इलेक्शन से पहले उनके बड़े बड़े वादे होते हैं और आवाम की फलाह के लिए वो अपने जान निछावर करने के ऐसे बुलंद वाला वादे कर रहे होते हैं, लेकिन जो ही उनको इक़्तिदार मिलता है तो वो उसके बाद दिखाई तक नहीं देते। तो क्या इस एरिया में, जिस एरिया की आप बात करते हैं, उसकी जहाँ पे सीएम साहब ने इलेक्शन लड़ा था, तो सीएम साहब के बारे में लोगों के क्या ख्यालात हैं? सही गुजारिश ये है कि सीएम साहब एक अवामी शख्सियत हैं, एक कबायली रहनुमा है, एक कबायली उसका एक सिस्टम है। आप देखें कि जब वो अपने इलाके में जाता है तो ये वहाँ लोग वो भेड़ बकरियाँ चलाते हैं और चरवाते हैं और उनको देखता है ना, उनके साथ मिलकर बैठ जाता है, वो पट पे ज़मीन पे बैठ जाता है, वो कबायली लोग आते हैं उनके साथ नीचे बैठ जाता है, वो उनसे पूछता है कि आपका क्या हाल है, क्या हाल है। उनके वहाँ पर जो है ना अकेले अकेले घर मौजूद हैं, 5-10 वहाँ पर रास्ते पर नहीं है, वहाँ पर वो खुद जाता है, वहाँ पर खुद जाता है। आप देखें अगर उसके पास पानी नहीं होता है तो वो चश्मे का पानी पीता है। और ये एक अवामी शख्सियत है, ये अवामी शख्सियत है। और जब वहाँ पे सीएम साहब बैठते हैं और जब मोहम्मद ईसा बुज़दार साहब का कहना यह है कि जब सीएम साहब उस एरिया में बैठते हैं, वहाँ पर जाते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, घुल मिल जाते हैं, हाँ, उनके साथ मिलकर खाना खाते हैं और वहाँ बैठते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि जो आम आदमी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और जो जब जिस तरह मैंने ये कहा कि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि इलेक्शन से पहले जो जितने भी जो हमारे सियासी रहनुमा होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि आवाम के लिए काम करेंगे और आवाम से दोस्ती रखेंगे, लेकिन उसके बाद वो लोग पलट के नहीं जाते। लेकिन बुज़दार साहब के लिए ये है कि वहाँ पे जाते हैं, उस एरिया में लोगों के मसाइल सुनते हैं और उनको हल करते हैं। तो जनाब प्रोग्राम का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा, ज़बरदस्त किस्म की बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ। आप हमारे साथ रहिए। फिर हम आपको खुशआमदीद कहते हैं और प्रोग्राम है वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मुझे कहते हैं मोहम्मद इजाज़ बशीर। ब्रेक में जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि बुज़दार फैमिली की बड़े ज़बरदस्त किस्म के कारनामे हैं और जो हमारे सीएम साहब ने अपने इलाके में उस तरह की एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की बैटरी का एहतमाम किया है कि जो लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं, जो डे अव्वल से हैं और डे आज तक उनके साथ जुड़े हुए हैं। यही बात होती है कि ऐसे लीडर की पहचान होती है कि लोग अपने दिल की बातों से कहते हैं और अपने मसाइल उसके सामने पेश रखते हैं। यही अगर मसाइल अगर जो लोगों के अगर हल होते हैं तो आज जो आने वाले जो 5 साल मजीद हैं वो भी तहरीक इंसाफ के हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है और लोग अपने आप को कैसे मनाते हैं और लोगों का जो अपने लीडर के साथ किस तरह का बर्ताव होता है, इस बारे में भी इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जब हम ब्रेक में गए थे तो ब्रेक में जाने के बाद हमारे साथ ज्वाइन किया है बहुत ही हमारे प्यारे भाई हैं और समाजी रहनुमा भी हैं। मेरी मुराद है अब्दुल रज़ाक साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रज़ाक साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? KPK से इनका ताल्लुक़ है और मालाकन डोरियन से भी इनका ताल्लुक़ है भाई। और हम इनसे ये बात करेंगे कि जो नेशनल पार्टी है उसके बारे में भी इनसे पूछेंगे कि जो डेवलपमेंट आपके एरिया में हुई है तो इसमें आपकी पार्टी का क्या रोल है? सर हमारा पार्टी का पहले तो बहुत सारे काम किया हमारा साथ, ठीक चलते थे। बाद में फिर ये पार्टियाँ आ गया है तो फिर अपना अपना जो है ना उन्होंने मशरूतियाँ दे दिया है। तहरीक इंसाफ के साथ आपका वहाँ पे मीन के अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ KPK में? जी। और जो तहरीक इंसाफ जो आजकल वहाँ पे KPK में अपनी इन्वेस्टमेंट की है और वहाँ पे इतना बेहतरीन काम कर रही है, स्पेशली जो सुनामी ट्रीज़ के एतबार से उन्होंने एक विजन सामने रखा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कितने वहाँ पे पौधे लगाए गए हैं? पौधे तो सरकार इसने बोर लगाया, हर जगह पे पौधे लगाए। तो तहरीक इंसाफ भी ठीक है, अपना कोशिश तो कर रहा है। कितने लोग इससे मुतफिक हैं और क्या जो वहाँ पे तहरीक इंसाफ जो हुकूमत है उससे लोग नाराज़ तो नहीं है? नाराज़ तो बहुत है। क्यों नाराज़ हैं? नाराज़ तो इस बात पर है कि एक तो हमारा सड़कें ठीक नहीं है, दूसरे हमारे उधर महंगाई बहुत ज़्यादा, तो हमारा तो पहाड़ी इलाका है, गुर्बत वाला इलाका है, काम शाम उधर है ही नहीं है, रोज़गार है ही नहीं है। तो गुर्बत के वजह से हम लोग जो ना बहुत जलील होते हैं। स्कूल्स वगैरह, स्कूल कॉलेजेस वगैरह अच्छे हैं वहाँ पे? जी, स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह वो तो ठीक है, गुजारा करता है।
वो एरिया पहाड़ी एरिया है और आपको ये भी बताया किसान कि अब आने वाला विंटर सीजन में वहाँ पे बर्फबारी का भी समय होगा और इसके साथ साथ लोगों को वहाँ पे रोज़गार का मसला है और दूर दराज एरिया में वहाँ पे सड़कें कच्ची हैं, पानी की सप्लाई ठीक नहीं होती और आपको पता भी है कि एक ऐसा भी एरिया है कि जहाँ पे जो बर्फ़बारी के दौरान ये लोग जब शहरों से रब्ता दिहातों का कट जाता है तो इन लोगों को जब तक वो एरिया साफ़ नहीं होता तो फिर अपने जो राशन होता है, जो उनका जो खाना पीना होता है, काफ़ी अरसे तक ये लोग वहाँ पर डंप किए रखते हैं। बाद का 4-4 महीने बीत जाते हैं, 3-3 महीने बीत जाते हैं और जो विलेजेस होते हैं उनका जो राब्ता होता है, ज़मीनी राब्ता, वो मुनक़ती हो जाता है। ऐसी सूरत में बर्फ़बारी के दौरान कितनी मुश्किलात होती हैं आपको? मुश्किलात तो सर बहुत सारे मुश्किलात होते हैं। बर्फ़ क्योंकि बहुत पड़ते हैं उधर, 2 फुट 2.5 फुट बर्फ़ तक पड़ जाता है। तो अभी सर हमारा एक इशू है, ये तकरीबन तीसरा साल जो इशू चल रहा है हमारा, तो पानी का सप्लाई, जो ज़मीनों को पानी सप्लाई होता है ना, तो अभी दो कौम का मसला है। तो अभी ये तीसरा साल हमारे मसला हल नहीं हो रहा, काफ़ी ज़मीनें हमारे इसी तरह पड़ा हुआ है। दूसरी बात ये कि उधर कुछ सहूलत नहीं है, तो बंदा ज़मीन से कुछ काश करके अपना पेड़ पात वो करते है, लेकिन अभी ज़मीन दूसरा तीसरा साल है बंद है, तो हमारा कोई फैसला नहीं हो रहा है। पानी किससे रोका हुआ है? ये एक दूसरा एक कौम है ना, कहाँ उसका नाम क्या है? वो इसको थल बोलते हैं। थल? जी, हम थल से थोड़ा से नीचे है। और थल का कौन राजा महाराजा? वादी कुमराट जो बोलते हैं। किस पार्टी से है वो तो इलाके का नाम है सर। नहीं, वो जिससे पानी रोका हुआ है वो तो एक अवाम ने रोका हुआ है। अवाम ने रोका हुआ? क्यों रोका हुआ है? क्यों रोका हुआ है? ये रुका हुआ, पहले हमारा जो सप्लाई जाता था तो ठीक जाता था, पानी कम आता था, लेकिन चलो हमारा ज़मीनों का काम होता था। तो अभी सरकार ने हमको ये था थोड़ा से वो नाला बनाने के लिए ऑर्डर दिया था कि मैं हम खुद नाला बनाएंगे तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा आ जाएगा। तो इन लोगों ने बंद कर दिया कि हम ज़्यादा पानी नहीं छोड़ेंगे ताकि हमको नुकसान तो है। आला हुक्म इसके ऊपर नोटिस क्यों नहीं लेते? आपकी गवर्नमेंट जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ नहीं कह रही इसमें? सर वो गवर्नमेंट का भी जो है ना एक तारीख पे तारीख, लेकिन अवाम जलील होता है। गवर्नमेंट तो करते है वो तो अपना मर्जी से करेगा, लेकिन अवाम को बड़ा तकलीफ है। आवाम को तारीख पे तारीख दी जाती है, चाहे हमारे कोर्ट्स हों, चाहे हमारे कचहरियाँ हों, चाहे हमारे हॉस्पिटल हों, चाहे हमारी लेबार्ट्रीज़ हों, चाहे जो कुछ भी हो, थाना हो, जो भी हो, जहाँ आवाम को उससे तारीखें दी जाती हैं, लेकिन काम करने वाले लोग यहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं। हम यहाँ पे बढ़ेंगे, जो हमारे साथ हैं ईसा साहब, उनकी तरफ जाएंगे कि जनाब देखिए KPK में लोगों का पानी बंद किया जाता है जी, तो सरासर करबला का समय है कि आपकी गवर्नमेंट कहाँ पे है भाई? साईं गुजारिश है कि ये तो ज़्यादती हमारे सिंध के साथ है, अगर आपके साथ भी है? हमारे साथ तो है। सिंध में नहीं सिंध, ये अगर मैं यहाँ पर आपके शो में आया हूँ, अगर मैं सिंध की बात ना करूँ तो ये गैर मुनासिब है। ये प्लेटफार्म है, क्योंकि हम एक समाजी वर्कर हैं, हमारा सियासी प्लेटफार्म के ऊपर नहीं, हम सियासी समाजी हिसाब से यहाँ बैठे हुए हैं। तो गुजारिश है कि अभी आप देखें 70% ज़मीनें जो है ना वो इस वक्त मौजूदा दौर में गैराबाद हो गए हैं सिंध के, पानी ना होने की वजह से। पानी वहाँ पे है नहीं, या वहाँ से नहीं, नहीं जा रहा? पानी नहीं है, सिंध को पानी नहीं दिया गया है, पानी दिए नहीं जा रहा। अरसा की तरफ से, वफाक की तरफ से जो है ना वो पानी। बिलावल तो कह रहा है कि पानी हमारा अपना है, हम सब कुछ कर सकते हैं। वो तो सियासी बंदे हैं, जो भी कहें वो ठीक है। मुझे चीज़ उनके मौके पर, वो एक सियासी मौक़िफ़ है उनका है, लेकिन मैं हकीकी तौर पर बताऊं, जो मेरा इलाका है, जो मेरे अपनी ज़मीनें हैं, जो मेरा ज़ाती ज़मीन है वो भी गैर आबाद है, जहाँ पर हमारे बुज़दारों के वहाँ पर ज़मीनें हैं, वहाँ पर 80% ज़मीनें गैर आबाद हैं। मुझे ये बताएं, पानी ना होने की वजह से। पानी ना होने की वजह से मुझे ये बताएं कि आपने खुद मुझे कहा कि आपके बुज़दार वहाँ पीपल पार्टी में भी हैं, जी हाँ, और PTI में भी हैं, सब पार्टी में हैं। तो फिर अगर इसके बावजूद वो खुद अगर अपने दोस्तों पानी प्रोवाइड करे, फिर वफाक क्या करे? मैं जनरल बात हूँ, ये आप देखो ना अरसा की तरफ से, अरसा सिंध के साथ नाइंसाफ़ियाँ करता आ रहा है हर वक्त, हर टाइम पे। वो सिंध का जो हिस्सा है ना, वो उनको सिंध का हिस्सा पानी वो नहीं दे रहा है। जो तकरारी वो अपना कैनाल वगैरह हैं, वो उसमें वो पानी दे देते हैं किसी और। ये एक बहुत बड़ा इशू है, तो हम अगर उस पर आएंगे तो ये बहुत बात दूर तक जाएगी। लेकिन मुख्तसरन बात यही है कि सिंध के साथ इस वक्त ये मौजूदा हालात ये हैं कि सिंध में पानी ना होने की वजह से, जो पानी वजह ये ज़मीनें काश्त नहीं हो सके हैं। ज़ाती खुद हमारे इलाके में, मेरे इलाके में खुद मेरी खुद की ज़मीन वो आबाद नहीं हो सके। कोई अगर चाहे तो मैं उनको दिखा सकता हूँ। अरसा दराज से सिंध में पानी नहीं है, और जो जितने वहाँ पे किसान हैं उनकी ज़मीनों में पानी नहीं लग रहा। लेकिन जब से हमने होश संभाला है उस वक्त से हमें ये भी देख रहे हैं कि सिंध की लोग मुड़ मुड़ की पीपल पार्टी को वोट दे रहे हैं, फिर पानी भी नहीं मिल रहा, फिर आप उस पार्टी के चुनाव क्यों करते हैं?
सही वो आप देखें ना, वो सियासी बात है सर, सियासी बात है, मसला सियासी फिर उसकी सियासत रहने दें। ठीक या है, फिर वो पानी एक का कबूल अवामी करें। अवामी मामला है सिंध में। ये एक ठीक बात है, सिंध में पीपल्स पार्टी के अलावा और पार्टी डिलीवर नहीं करता सर फिर कोई भी अगर पार्टी हो। सिंध अगर कैसे डिलीवर करेगा पीपल ठीक है ना? पार्टी कि वो पानी नहीं दे रहा, फिर पानी कहाँ तो deliver वफाक करेगा? का मसला है ना, सिंध का सूबाई वो मसला सर, नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि वफाक इस्लामाबाद से उठ के तो पानी नहीं दे सकता। नहीं, अगर जिस पार्टी जो को नुमाइंदे बैठे हुए हैं ना, जी, जी। जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो ताकतवर हैं, वो ताकतवर नुमाइंदे हैं और इस तरह के फैसले करते हैं कि उनके फैसलों से सिंध को नुकसान होता है, ये अरसा दराज से। सर, ऐसे नुमाइंदों का चुनाव क्यों किया जाता है, बस मेरा क्वेश्चन ये है। सही, वो आप देखें ना, अरसा में कौन बैठे हुए हैं, मैं अरसा की बात कर रहा हूँ ना, उनके चेयरमैन है, मेंबर वगैरह हैं और ये सब चीज़ें हैं। वो जो सिंध के नुमाइंदे हैं उनके बात सुनते भी नहीं है। और लेकिन हम इस चीज़ पर नहीं जाते हैं। ऑन द ग्राउंड इस वक्त जो भी है, सिंध में पानी 70% कम है और सिंध के ज़मीनें गैराबाद हो चुकी हैं। अगर ये सिलसिला रहा तो ये बहुत एक माशी नुकसान होगा। वैसे भी मुल्क में महंगाई का एक तूफान बरपा हुआ है। तो सर, आप बिल्कुल ठीक है, महंगाई है, सब कुछ है। 2013 में पीपल पार्टी यहाँ पे बस इक़्तिदार आई और इस वक्त ये आप कह रहे हैं कि ये मामला नहीं हल हुआ। अब आपकी गवर्नमेंट खुद आई इक़्तिदार में, अगर वो आपकी घर वाले अगर आपके मामला नहीं हल कर सके तो इनको तो अभी 3 साल हुए हैं। नहीं सही, और मजे की बात यह कि बुज़दार साहब सीएम हैं। नहीं, वो देखो ना, मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ बुज़दार इत्तेहाद के हवाले से। मैं सियासी नुमाइंदा किसी तंजीम का नहीं हूँ, न पीटीआई का हूँ, न पीपल्स पार्टी का हूँ, न पीएमएलएन का हूँ, न जमीयत उलमा इस्लाम का हूँ। ठीक है, इस वक्त मैं बतौर एक समाजी वर्कर आल पाकिस्तान बुज़दार इत्तेहाद के प्लेटफार्म से बैठा हूँ। लेकिन जब सिंध का बात आया, सिंध पानी के हवाले से साईं ने बताया कि इनके इलाके में पानी का मसला है, तो ये जो हमारे अंदर की बात है, जो हमारे दर्द है सिंध का, वो उभर के सामने, क्योंकि हम सिंध के बच्चे हैं, सिंध से हमारा ताल्लुक है। अगर सिंध की बात ना करें, सिंध खपे, सही, सिंध तो पाकिस्तान खपे, कैसे खपे? नहीं, हमारा नारा रोज अव्वल से है पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान हमें चाहिए। ठीक है ना, मजबूत पाकिस्तान हमारे मुफाद में है, सबके मुफाद में है, सबके मुफाद में है। मजबूत सिंध भी हमारे मुफाद में है। अगर सिंध को समझना चाहिए तो यही बात है। अगर सिंध को दीवार से लगाया जाएगा, मुझे ये बताएं कि आखिर ऐसा कौन सा आदमी होगा, ऐसा कौन सा रहनुमा होगा पीपल पार्टी की सिंध में, गवर्नमेंट सदियों से है, मैं ये कहूँ अरसा दराज से है। और दूसरी बात ये कि आपके नुमाइंदगान भी यहाँ पे आते हैं और वोट लेके आते हैं, मंतखब होके आ रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि जिस एरिया से हमारे बुज़दार साहब का सीएम पंजाब का जो तल्लुक है वो भी उसी एरिया से है, डूओ समथिंग। तो अगर इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी आला पोस्टिंग होने के बावजूद, गवर्नमेंट होने के बावजूद अभी भी सिंध पीछे है, तो मैं ये सोचता हूँ कि हुक्मरानों का नहीं, आवाम को देख के वोट देना चाहिए, आवाम को देख के चुनाव करना चाहिए। कोई ऐसी मुखलस यहाँ पे क़यादत सामने आ जाए, एटलीस्ट वहाँ पे बेसिक ज़रूरियात पूरे करे, पानी पूरा करे। सही, वो तो ठीक है। अब मेरी बात सुने, मिसाल क्या है? वो सबसे पहले जो तंजीमें हैं, जो पार्टियाँ हैं, उनकी लीडरशिप है, चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तब तक ये इस तरह के मामले होते रहेंगे। जब तक फैसले मेरिट पे नहीं होंगे, जब तक इंसाफ नहीं होगा, तब तक ये मामला चलते रहेंगे। 70 साल गुजर गए हैं, ये हम कुछ भी कहें, चीखें, पुकारें, ये उनको किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और बात करते हैं बुज़दार साहब की। आप देखें सिंध में और भी पाकिस्तान वज़ीर आला बहुत सूबे के और भी हैं, आप उनसे देख लें तो उनकी कारकर्दगी भी देख लें और अपना हमारे बुज़दार साहब का कारकर्दगी देख लें। और इसका भी अवामी तौर पर आप 3 साल गुजर गए हैं, रिकॉर्ड देखें। मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप पूरा रिकॉर्ड देखें कि अवामी सतह पर कौन सा वज़ीर आला यहाँ अपने नीचे सतह तक अपने अवाम के साथ मेल जोल करता है, अवाम के दुख दर्द में जाता है और अपना बिना प्रोटोकॉल के हमारे सीएम साहब, बुज़दार साहब चलते हैं। तो आप देखें जब बारिश होता है तो ऐसे ही निकल पड़ता है हमारा सदा साहब, और कोई रास्ते में कोई लोग जाते हैं तो उनको अपनी गाड़ी में बिठा के उनको अपने घर तक पहुंचा देते हैं। ये एक अवामी खिदमत है, ये एक अवामी खिदमत है। तो बात यह है कि हमारे बुज़दार साहब के 3 साल हो गए हैं, अभी कोई भी किसी भी तंजीम का लीडरशिप इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, इसने उस तरह को काम ही नहीं किया है जो अपना जो कहे कि भाई जातियात पे क्या है, किसी की जातियात पे नहीं आता है। ईसा साहब हमें ये बताइए कि महंगाई पूरे, जिस तरह आपने कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है सिंध में, सब कुछ है, और वहाँ पे जो सीएम साहब हैं ये भी उसी एरिया से बिलोंग करता है, तो सीएम साहब से लोग कितना खुश हैं? कौन से सीएम साहब से? कौन से सीएम सिंध से? जी जी, तो वो सीएम सिंध तो अपना दादू डिस्ट्रिक्ट से उसका ताल्लुक है, अपना वहाँ से है। लेकिन हमारा पीपल्स पार्टी का जो किला, जो गढ़ है, वो लाड़काना है, रतु देरो है, गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो है। तो
वो अभी अवाम में जाएंगे, वो देखेंगे कि अगर उसने उन लोगों ने डिलीवर किया है, 15 साल से गवर्नमेंट में है, तो लोग उनको वोट दे देंगे। अगर नहीं दिया है तो वोट लोग अपने वोट के हिसाब से उनको बता देंगे कि भाई आप से हम कितना मुतमिन हैं। पाकिस्तान के पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया और KPK हो गया, फिर हमारा सिंध हो गया। अब जब हम निगाह दौड़ाते हैं तो जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट किया तो सिंध ने पूरे पाकिस्तान के ऊपर जी हाँ, वो किया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट करने के बावजूद भी अगर वहाँ पे वो अपने लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सके, इसमें क्या वफाक का कसूर है या सिंध वालों का कसूर है कि गवर्नमेंट होने के बावजूद वो अपने लोगों को डेवलप नहीं कर सके? नहीं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो वफाक के ऊपर आ जाते हैं, तो वफाक की भी नाइंसाफियाँ सिंध के साथ हैं। वफाक में खुद सिंध गवर्नमेंट कर गई है, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो खामियां सिंध गवर्नमेंट में भी हैं, ये नहीं है कि हम कहते हैं कि नहीं, ये सिंध गवर्नमेंट वाले जो है ना वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब नौजवान हैं और इंशाल्लाह हम पुरउम्मीद हैं कि वो आगे आएंगे, अपने अवामी सतह पर लोगों से मुलाकात करेंगे, देखेंगे, सबका क्लास लेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि अच्छी उम्मीद रखते हैं बिलावल साहब से कि वो आएंगे और अल्लाह ताला करे कि वो देखेंगे जो पीपल पार्टी को पीपल पार्टी समझ के गुजार रहे हैं, किसी की लीग समझ के ना गुजार रहे हैं। जी जी, क्योंकि इससे पहले अगर वो पीपल पार्टी समझ के गुजारेंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जो लीडर जो बने बनाए होते हैं वो और चीज़ होती हैं, और जिनको जो ऐसे जो यहाँ पर लीडर हैं जो आवाम की ज़ोर पे आते हैं वो उनकी लीडरशिप हो रहा है। और हम यही दुआ कर सकते हैं किसान के जो बिलावल साहब हैं वो अच्छे तरीके से यहाँ पे आएँ। अब हम बढ़ते हैं अब्दुल रज़ाक साहब की तरफ, हमसे ये पूछेंगे कि आपके एरिया में जो आजकल जो आपकी जो नेशनल पार्टी है और जो तहरीक इंसाफ है, इनकी एक दूसरी मशावरत के तहत कितने काम डेवलपमेंट किए हुए हैं, क्या आप इनसे खुश हैं? सर अभी तो उधर जो MP है वो तो पीपल पार्टी का है, जी जी, जो MN है वो तहरीक इंसाफ का है। तो अभी तक तो हमको कुछ इनका कुछ सामने नहीं आ रहा है कि जो काम इन्होंने किया है कुछ भी नज़र नहीं आते। तीसरा साल गुजर गया है, यानी कि कोई सहूलत नहीं आया है उधर। मेन कि अब लोग ये जितने भी इस कनिकुलर आज के प्रोग्राम का ये था कि जितना भी आज दिन तक हुकूमत ने डिलीवर किया है और ये सिंध की आवाम अपनी उस हुकूमत से खुश नहीं है। और अभी भी जो ईसा साहब हमारे साथ हैं, इन्होंने हमें यही एक पैगाम यही दिया दबे अल्फाजों में, और अपने दिल की जो दर्द था, जो पेन था, उन्हें आवाम के सामने रखा, हमारे सामने रखा कि सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि नाइंसाफ़ी करने वाला है कौन? क्योंकि जो पाकिस्तान के ऊपर जो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट हुई है वो सिंध की ही हुई है, चाहे वफाक में हुई है, क्योंकि सिंध में तो होती ही सिंध लोगों की ही गवर्नमेंट होती है। अगर एक इंसान अगर वो वफाक में ही आ गया, इक़्तिदार में भी आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो अपने आवाम के साथ और अपने लोगों का दर्द नहीं समझता, उसको वो वाली फील नहीं समझता, वो एहसास नहीं है, फिर मैं ये समझता हूँ कि हमें उसको कभी भी उसका चुनाव नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर अरसा दराज से हम उसी तरह जो हमारे मसाइल आज दुनिया चांद पे कमंद डालने की बात करती है, लेकिन आज हम फिर भी उसी टूटी खंबा, पानी, गली और रोड के पीछे पड़े हुए हैं, और बेसिक नेसेसिटीज़ जो हमें ज़िंदगी गुजारने की हैं उनसे हम लोग यहाँ पे महरूम हैं। हमें भी ज़िंदगी गुजारने की वो जो आसाशें हैं, जो फैसिलिटेशन है, वो बेसिक जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही, तो फिर भी हम इतने तमाम के तमाम मतलब इतने जो लोग हमारे जिनको हमने आजमाया भी होता है, हम बार बार उन्हीं को आजमा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने साथ ज़्यादती है, हमें कोई भी ऐसा नहीं आएगा जो हमें ये समझाएगा कि हम लोग कब संभलेंगे और क्या हम चेंज चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर हम रियल मायने में चेंज चाहते हैं, इट मीन्स कि हमें अपनी तरफ फिर देखना होगा कि जो हम चुनाव करते हैं, जिन लोगों को हम अपने असम्बली में अपने नुमाइंदगान बना के भेजते हैं, क्या वो हमारे साथ सही मायनों में सिंसियर रहेंगे या नहीं है। तो जनाब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने के करीब है, अभी हम लास्ट मैसेज लेना चाहेंगे कि अपने कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कौम को ये मैसेज देना चाहिए कि हमारा कोई मसले का हल निकाले। बहुत सारा लोग जो है ना मुतासिर हो गया इस पानी की वजह से, बहुत सारे लोग मुतासर हो गए हैं और पानी का हल होना चाहिए। और जब फिर यहाँ पे अगेन बढ़ेंगे मोहम्मद ईसा बुज़दार साहब की तरफ कि आप हज़ारों लोग, लाखों की तादाद में लोग पाकिस्तान नेशन को जो आपको देख रही है, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम आपके इस चैनल के ज़रिए एक पैगाम देना चाहते हैं, अमन का, मोहब्बत का, कि आप लोग आपस में आपके अपने सिफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें। ये थोड़े थोड़े बातों में
ये कत्ल गारत करते हैं, एक नफ़रत करते हैं, इस नफ़रत को आप ख़त्म करें और अपने बच्चों को तालीम के मैदान पर लाएं। अगर हमारा जो माशरा है तालीम याफ्ता नहीं होगा तो हमसे अच्छे फैसले नहीं होंगे। अगर हमें आगे बढ़ना होगा तो तालीम के मैदान में और दूसरे इस तरह के मैदानों में अपने बच्चों को, अपने आप को आगे बढ़ाना हमें पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना होगा तो तालीम के मैदान में जी होगा हाँ, और जी हाँ, डेवलपमेंट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब, समाजी रहनुमा हमारे साथ आप यहाँ पे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हम शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से मोहम्मद ईसा बुज़दार, समाजी रहनुमा सिंध से आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए लाड़काना से, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और बुज़दार फैमिली साहब का तल्लुक है और CM साहब के आप ये तमाम जो जितने भी अभी यहाँ पर डिस्कशन हुई है हम अपने थ्रू भी अपने चैनल के थ्रू भी पहुँचा रहे हैं और आप भी यहाँ पे उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। तो जनाब आज के प्रोग्राम का कंक्लूजन ये था कि जिस एरिया के जो लोग रहते हैं, जो उनकी जो नुमाइंदगान होते हैं, वो बेहतरीन तरीके से उनकी नुमाइंदगी अगर करें तो फिर ये वाले मसाइल नहीं होते। पाकिस्तान के बने हुए आज 74 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी इन 74 साल गुजरने के बावजूद भी सिंध हमारा वहीं पे खड़ा है। जो वहाँ पे हुक्मरान हैं और वो तो बुलंद बाला दावे तो करते हैं कि हमने आवाम के फलाह के लिए काम किया, सब कुछ किया, लेकिन जब हम आवाम से बात करते हैं तो आवाम हमें ये कहते हैं कि इन ग्राउंड रियलिटीज़ की जब बातचीत हो रही होती है तो ऐसा कुछ भी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होता। ये जितने भी बातें हैं ये सब दावे हैं और बुलंद बाला सिर्फ बातें ही हैं और एक सब्ज़ ख्वाब भी हैं और कुछ इसके अलावा नहीं होता। तो ज़्यादा देर तक आवाम को नहीं आप चुप करा सकते, बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि जो अगर 21वीं सदी में हम लोग यहाँ पे हैं तो जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी जनरेशन है, ये अभी इनका दिमाग इतना काम करता है, ये बेहतरीन तरीके से डिलीवर करना जानते हैं और ये अपना हक लेना भी जानते हैं। अगर वो किसी वजह से खामोश हैं तो वो आपकी अना की वजह से खामोश हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि आपको एक चांस मज़ीद मिले ताकि आप हमारे डेवलपमेंट का काम करें। तो जिस एरिया के जो लोग बसते हैं उनके लिए इतना ही पैगाम मैं आपको देना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का चुनाव करें जो आपकी बेहतरी के लिए काम करें, ना कि अपनी बेहतरी के लिए काम करें। इसी के साथ ही वॉइस ऑफ पाकिस्तान से मुझे मोहम्मद इजाज़ बशीर को इजाज़त दीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिए, कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।